नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कोरोना के तूफान के बीच देश के 24 राज्यों में अब भी पॉजिटिविटी रेट 15% से अधिक है, यानी हर 100 टेस्ट में 15 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि 10 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 25% से ज्यादा है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 21% है। थोड़ी राहत के संकेत इस बात से मिले हैं कि महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड में नए केस कुछ कम हुए हैं, लेकिन यह भी शुरुआती संकेत है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आपके शहरों की बात करें तो कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर, केरल में कोझिकोड, एर्नाकुलम, महाराष्ट्र में सोलापुर, सतारा, यूपी में कानपुर, हरियाणा में गुरुग्राम, उत्तराखंड में देहरादून जैसे शहरों पर इस वक्त ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन जगहों में केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच ही तीसरी लहर पर देश को सावधान किया गया है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन ने बताया है कि जिस हिसाब से वायरस खुद को बदल रहा है, उसमें तीसरी लहर के लिए देश को तैयारी कर लेनी चाहिए। कोरोना की पहली लहर में लोगों की इम्यूनिटी की वजह से संक्रमण कम था। दूसरी लहर में वायरस ने खुद को बदल दिया और फिर इस ताकतवर वायरस के मुकाबले हमारी कम इम्यूनिटी और सावधानी न रखने से दूसरी लहर बड़ा तूफान बन गई। कोरोना के तूफान को रोकने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। देश ने वैक्सीनेशन के 109 दिन में 16 करोड़ से ज्यादा टीके लगा दिए हैं। इतने टीके लगाने में अमेरिका को 111 दिन लगे थे और चीन को 116 दिन लगे थे। लेकिन चिंता की बात यह है कि वैक्सीन की कमी है और 18+ वैक्सीनेशन को रफ्तार नहीं मिल रही। 1 मई से यह वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, लेकिन अब तक सिर्फ 6,71,000 के करीब लोगों को ही वैक्सीन लगी है। अब तक सिर्फ 9 राज्यों में ही 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ है। इनमें दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। रोज का वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी घटकर 15 लाख से नीचे आ गया है, जबकि इससे पहले औसतन 18 से 19 लाख टीके रोज लग रहे थे। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात दिल्ली के ऑक्सीजन संकट की करते हैं। दिल्ली को केंद्र से अब करीब 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन भी दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन इस आदेश का जब पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने केंद्र के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। इसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को यह राहत तो मिल गई कि उसके अधिकारियों पर अवमानना का केस नहीं चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार को क्या क्या कहा, केंद्र सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए गए, ये हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन का महासंकट कैसे दूर हो, कैसे दिल्ली को उसकी जरूरत की पूरी ऑक्सीजन मिले, कैसे लोगों की उखड़ती सांसों को बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पॉइंट वाइज पूरा प्लान बनाने को कहा है कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, कहां से ऑक्सीजन आएगी, कैसे सप्लाई सुनिश्चित होगी। कोर्ट ने केंद्र के अफसरों और दिल्ली के अफसरों से आपस में मीटिंग करने को कहा और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे कोर्ट के सामने पूरा खाका रखने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार सुनने के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में नमाज छुड़वाने आई थी। नमाज तो छूटी, लेकिन रोजे गले पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन 2 अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की बात हाईकोर्ट ने कही थी, उस पर तो रोक लगा दी, लेकिन केंद्र सरकार कल सुबह 10:30 बजे तक, यानी गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक उसे सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि दिल्ली के 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उसकी कार्य योजना क्या है। केंद्र सरकार हाईकोर्ट के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें उसके 2 अफसरों पर अवमानना की तलवार लटकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि अफसरों को जेल में डालने से ऑक्सीजन की समस्या हल नहीं होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का जो आदेश केंद्र सरकार को दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया और केंद्र सरकार से दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों जगहों पर सुनवाई में अब तक यही निकला कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली को उसकी जरूरत का ऑक्सीजन मुहैया करवाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें ये थी कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड सही नहीं है। इसके अलावा देश भर में बेड्स के हिसाब से राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। केंद्र ने सभी उपाय कर लिए और 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। केंद्र की तीसरी दलील ये थी कि मुंबई में जब 92,000 केस रोज आ रहे थे, तब भी वहां 275 मीट्रिक टन से भी कम ऑक्सीजन पर काम चल रहा था। लेकिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ना देने पर केंद्र की इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर नहीं माना कि दिल्ली के हालात से कोर्ट बेखबर नहीं है। वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। सभी जिस तरह से असहाय हैं और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों पर क्या बीत रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बेड्स के आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के फॉर्मूले पर मौजूदा हालात में फिर से विचार करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और दिल्ली के अफसर अगले 3 दिन में मुंबई महानगर पालिका के अफसरों से बात करें और पूछें कि उन्होंने मुंबई में ऑक्सीजन संकट को कैसे मैनेज किया और इस अनुभव में दिल्ली में सप्लाई सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें और कही हैं। एक बात ये कि कोरोना के जो मरीज घरों पर हैं और अस्पतालों पर बोझ नहीं बढ़ा रहे, उनको ऑक्सीजन मुहैया कराने पर भी ध्यान देना होगा। और दूसरी बात ये कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात ये कि केंद्र के अफसरों पर हाईकोर्ट की अवमानना की कार्रवाई रोकने का ये कतई मतलब नहीं है कि हाईकोर्ट को दिल्ली के हालात पर सुनवाई करने से रोका गया है। हाईकोर्ट सुनवाई करती रहेगी। ये भी कहा है कि आपसी सूझबूझ और समझदारी के साथ सभी सरकारें हाथ मिलाकर चलें तो बढ़िया होगा। अब देखते हैं केंद्र सरकार कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आती है, जिसमें वो बताएगी कि आखिर दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए। कैमरामैन सत्येंद्र सिंह भाटी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। कोरोना से दिल्ली में हर घंटे 14 लोगों की मौत हो रही है और पिछले 2-3 हफ्ते से सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबको ऑक्सीजन कैसे मिले। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों इस संकट को अब तक हल करने में नाकाम रही हैं, लेकिन आज एक बड़ी उम्मीद दिखी है। डीआरडीओ के 2 प्लांट दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में लगाए गए हैं। डीआरडीओ के ऐसे प्लांट से अस्पतालों को ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर बनाया गया है और यह बहुत बड़ी पहल है। 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन। अगर ऐसे प्लांट हर बड़े अस्पताल में लग जाएं, तो काफी हद तक ऑक्सीजन का संकट दूर किया जा सकता है। शुरुआत दिल्ली से हुई है, जहां 2 सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों एम्स और आरएमएल में डीआरडीओ ने ऑक्सीजन प्लांट लगाकर इन्हें ऑपरेशनल कर दिया है। ऐसे प्लांट से 24 घंटे के अंदर 47 लीटर के 197 सिलेंडर कम से कम 150 बार भरे जा सकते हैं और हर दिन ऐसे प्लांट से किसी भी अस्पताल में 195 मरीजों की जरूरत की ऑक्सीजन आसानी से मिल जाएगी। प्लानिंग करने से लेकर प्लांट को अस्पताल में लगाकर ऑपरेशनल करने तक सिर्फ 1 हफ्ते का समय डीआरडीओ को लगा है। ऐसे प्लांट को एम्स और आरएमएल के मौजूदा ऑक्सीजन स्टोरेज से अटैच कर दिया गया। इन अस्पतालों की अपनी ऑक्सीजन क्षमता और अब डीआरडीओ के प्लांट लगने से बड़ी क्षमता के बाद शायद ही इन अस्पतालों को कहीं और से ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। डीआरडीओ के ऐसे प्लांट लगाने से पूरी कोशिश यही है कि ऑक्सीजन सप्लायर पर अस्पतालों की निर्भरता कम की जाए। कम से कम दिल्ली के लिए ये कुछ राहत की बात है, क्योंकि दिल्ली में तो अस्पतालों की सांसें हर समय अटकी रहती हैं कि पता नहीं कब कहां ऑक्सीजन की सप्लाई ही ना पहुंच पाए और अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान खतरे में आ जाए। It will be definitely helpful and it will be supporting hospitals where there are about 200 patients, 300 patients and all that. It will be very useful. We are trying to overcome continuously and industries are working very hard. I think we should be able to meet definitely the 500 numbers in 3 months. डीआरडीओ के ये प्लांट तमिलनाडु में कोयम्बटूर से एयरलिफ्ट किए गए थे और हफ्ते भर के अंदर
2 प्लांट को 2 अस्पतालों में इंस्टॉल कर दिया गया। ऐसे ऑक्सीजन प्लांट को दिल्ली में एम्स के ट्रॉमा सेंटर और आरएमएल के अलावा इसी हफ्ते सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल और हरियाणा के झज्जर के एम्स में भी लगाया जाएगा। ये अस्पतालों को ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहला बड़ा कदम है, जिसमें पीएम केयर फंड से डीआरडीओ ऐसे 500 प्लांट 3 महीने के अंदर देश के हर जिले में लगाने वाला है। देश के अस्पताल आत्मनिर्भर बन रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे अस्पतालों में इस तरीके के प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये एम्स के अंदर प्लांट लगाया गया है, जिसमें हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा, जिसका मतलब है कि देश के एक सबसे बड़े अस्पताल के अंदर अब ऑक्सीजन की डिपेंडेंस बाहरी सप्लाई पे नहीं होगी। अस्पताल अपनी जरूरत के हिसाब से अब ऑक्सीजन बना सकता है। ऐसे 500 प्लांट अगले 3 महीने में देश के कई बड़े अस्पतालों में लगा दिए जाएंगे। श्वेता पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऑक्सीजन की ऐसी भारी किल्लत हो सकती है। इतने सारे लोगों को ऐसे लक्षण हो सकते हैं कि सांसों के लिए छटपटाते हुए वो प्राण त्यागे। बहरहाल काम की शुरुआत हुई है तो उम्मीद बंधी। देश के करीब करीब हर जिले में ऐसे प्लांट लगाने का प्लान है और इसकी जिम्मेदारी डीआरडीओ को है। तो इतना समझ लीजिए कि डीआरडीओ तेज रफ्तार से काम करता है और जितनी तेजी से वो काम करता है उसका कोई तोड़ नहीं। खास बात यह है कि डीआरडीओ ने जिस तकनीक का इस्तेमाल फाइटर जेट तेजस में ऑक्सीजन के लिए किया था, वही तकनीक अब उन लोगों को दी जा रही है ताकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे प्लांट्स खड़े हो सके। डीआरडीओ की इसी तकनीक से तत्काल देश भर में 500 प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कैसे इससे ऑक्सीजन की सप्लाई चेन में नई जान आएगी, देखिए। ये कोरोना के विरुद्ध देश का युद्ध काल है और प्राथमिकता सांसों के संघर्ष को दूर करने की है, वो भी तेज रफ्तार से। मदद के लिए डीआरडीओ उस तकनीक के साथ आगे आया है जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल होता है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन की इस तकनीक के आधार पर देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगले 3 महीने में ये प्लांट पूरे देश में सेटअप कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट 5 प्लांट्स तो बहुत जल्दी ही दिल्ली रीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जा रहे हैं। ये तकनीक एलसीए तेजस की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्निक के आधार पर बनाई गई है। इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स को भी ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बताते हैं कि तेजस की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की कमी से निपटने वाले 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा रहा है। इस तकनीक का नाम है ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी ओबॉक्स। इससे तेजस में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने इस तकनीक को डेवलप किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण ऐसे फाइटर विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई थी जिससे हवा से ही ऑक्सीजन निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। ये तकनीक करीब 90 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे देती है। कोरोना के समय में डीआरडीओ ने ये तकनीक प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। ये प्रणाली एक समय में 190 मरीजों को 5 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से ऑक्सीजन पहुंचाती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर्स को चार्ज किया जा सकता है। इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। डीआरडीओ ने 2 कंपनियों को तेजस में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के अलग अलग अस्पतालों में 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 380 प्लांट लगाएंगे। 500 लीटर प्रति मिनट वाले 120 प्लांट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम करने वाली कंपनियां लगाएंगी। दिल्ली एनसीआर के अंदर 5 प्लांट लगाए जाने का काम शुरू भी हो चुका है। अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगने से सिलेंडर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, खास तौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में।
फिलहाल पूर्वोत्तर और लेह लद्दाख में सेना के कुछ अस्पतालों में इस तरह से ऑक्सीजन पैदा की जा रही है। ये युद्ध काल ही है कोरोना के खिलाफ, इसीलिए देश की तीनों सेनाएं हो या फिर उनके लिए उपकरण विकसित करने वाला DRDO, इस समय सबने अपना सब कुछ झोंक दिया है इस जंग में जीत के लिए। भले ही इन ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए 3 महीने का दायरा दिया जा रहा हो, लेकिन कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि देश को फौरी मदद मिल सके। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। हर एक्सपर्ट यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाकर ही कोरोना के तूफान को रोका जा सकता है, यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। लेकिन हालात यह है कि जब कोरोना का यह तूफान आया है तब वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई। इसे आप आंकड़ों से समझिए। 2 अप्रैल को एक दिन में रिकॉर्ड 42 लाख टीके लगे थे, लेकिन अब हर हफ्ते औसतन हर दिन सिर्फ 18 लाख टीके लग पा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 14,84,000 टीके ही लग पाए। जनवरी से अब तक 13 करोड़ लोगों को ही पहली डोज लगी है और अगर यही रफ्तार रही तो पूरे देश में वैक्सीनेशन की पहली डोज लेने में 3 साल लग जाएंगे। जनवरी से अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। अगर ये रफ्तार रही तो पूरी आबादी को दूसरी डोज देने में 10 साल लग जाएंगे। 18 से 44 साल के लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू किया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 6,62,000 लोगों को ही पहला टीका लगा है और ये इस एज ग्रुप की आबादी का सिर्फ 0.12% है। जब ऐसी स्थिति है तो कोरोना से लड़ने के बारे में कैसे सोचा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए। यूपी में 18+ वैक्सीनेशन कुछ जगहों पर शुरू हुआ है, लेकिन नोएडा में 18 साल से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कब होगा किसी को नहीं पता। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए अलग सेंटर अलॉट किए जाएं और जरूरत हो तो उनके कार्यस्थलों पर जाकर निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए उनके 18+ के परिजनों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाए। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने सीएम के इस फैसले का स्वागत भी किया था, लेकिन जिस नोएडा में सबसे ज्यादा मीडिया संस्थान है, जहां सबसे ज्यादा मीडिया कर्मी हैं, वहां पर 18+ वैक्सीनेशन का अता पता भी नहीं। लोग रजिस्ट्रेशन करके इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीनेशन शुरू हो और कब वो वैक्सीन लगवाएं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुद सामने आकर भरोसा दे चुके हैं। कोरोना का महासंकट सिर्फ एक वायरस का संकट भर नहीं है, बल्कि ये अपनी जिम्मेदारियां न समझने का संकट भी है। जहां सरकारी व्यवस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम हैं, समाज के तौर पर लोगों में जिम्मेदारियों के पालन में कमी देखी जा रही है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने वालों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये लोग जिन्हें कोविड इडियट्स भी कहा जा रहा है, वो किस तरह कोरोना का संकट और बढ़ा रहे हैं, इसे इस रिपोर्ट से समझिए। अहमदाबाद के सानंद में इस कलश यात्रा को देख कहीं से आप कह सकते हैं कि कोरोना का कोई खौफ इन्हें है, लेकिन इस कलश यात्रा का मकसद क्या था, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कलश यात्रा इसलिए निकली ताकि कोरोना दूर हो जाए। सानंद के नवापुर थाने के नेदरज गांव में हजारों महिलाओं की इस कलश यात्रा को स्थानीय बलियादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ निकाला गया, बिना इस बात की परवाह करते हुए कि इससे कोरोना काल के प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ती हैं। ये भी कहा जाता है कि अंधश्रद्धा की वजह से ये कलश यात्रा निकली थी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को ये कहा गया था कि अगर यहाँ पे पानी चढ़ाया जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा मंदिर पर, तो कोरोना का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा। सानंद के बलियादेव मंदिर में जल चढ़ाने से कोरोना दूर होने की अंधश्रद्धा का वीडियो वायरल हुआ तो गुजरात पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने नवापुर के सरपंच समेत 23 लोगों को कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की इस दूसरी लहर में जहां हजारों लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो वही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जो वीडियो अहमदाबाद के जो नगरोर गांव है वहां का है और वहां के जो बढ़िया बापा मंदिर है
वहां पे जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा लेकर पहुंची थी। ये वीडियो कल ही शूट किया गया है और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है और जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पे पहुंची थी, ना ही उन्होंने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा था और ना ही मुंह पे मास्क पहना था, और बड़ी तादाद में जो महिलाएं यहाँ पहुंची थी उसके जो एविडेंस है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं जो चप्पल है महिलाओं के, वो चप्पल यूं ही मंदिर के आसपास बिखरे पड़े हुए हैं। બંને જગ્યાએ ગુના દાખલ કરી અને 23 માણસો ડીજે સહિત ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં નવાપુરાના સરપંચ સાથે હતા એની પણ ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। અને તમામ જનતાને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે ભાઈ આવા કોરોનાની મહામારીમાં આ રીતના મોટી સંખ્યામાં માણસો ભેગા ન થાય। अहमदाबाद शहर से 20 किलोमीटर दूर सानंद में हुए कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन पर पुलिस अब कार्रवाई का चाहे जो दावा कर ले, लेकिन सच्चाई है कि जब ये कलश यात्रा निकल रही थी तो उसकी मौजूदगी के बावजूद इसे रोका नहीं जा सका। ये हाल तब हुआ जब गुजरात में कोरोना की वजह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी तालाबंदी है। कोरोना की दूसरी लहर में मची तबाही के बावजूद कोविड नियमों के टूटने पर हैरानी होती है। ये उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है, जहां कलुआ गांव में प्रधान का चुनाव जीत कर आई उम्मीदवार के पति भीड़ में हवाई फायरिंग करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। लखीमपुर की तरह यूपी के ही बुलंदशहर में पंचायत चुनाव में जीत के जश्न में हर्ष फायरिंग हुई। जीते उम्मीदवार और उनके समर्थकों की इस हरकत को लेकर यूपी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बुलंदशहर का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें जीते उम्मीदवार के समर्थकों की भीड़ डीजे पर थिरक रही है। ये मामले साफ बताते हैं कि कोरोना काल में जिस जिम्मेदारी की उम्मीद लोगों से की जाती है उसमें कमी देखी जा रही है। रिपोर्ट में जो घटनाएं बताई गई वो सिर्फ बानगी भर हैं। कोविड नियमों के उल्लंघन के रोजाना कई मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस संकट काल में भी सांसों के सौदागर सांसों का काला कारोबार कर रहे हैं। रहिए खबरदार। देश में अगर रोज हजारों लोगों को कोरोना मार रहा है तो हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो इंसान मार रहे हैं जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे लोगों को तो इंसान कहना भी सही नहीं, क्योंकि ये समाज के दुश्मन हैं जो महासंकट में भी लूट मचा रहे हैं, जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जो काला बाजारी कर रहे हैं, जो हर चीज में लूट मचा रहे हैं, कई कई गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं। आज हमने ऐसे ही कुछ लोगों को बेनकाब किया है जो दिल्ली एनसीआर की एम्बुलेंस सर्विस में लूट मचा रहे हैं। आज तक की एसआईटी खुफिया कैमरे पर उन चेहरों को कैद करने निकली जो एम्बुलेंस सर्विस की आड़ में कोविड मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मरीजों को घर से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इन्हें न कानून का डर है और न ही इनके अंदर इंसानियत जिंदा है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक एम्बुलेंस के बदले मरीजों को खुलेआम लूटा जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? आज एक एक सच खुफिया कैमरे में कैद है। सबूतों के साथ देखिए, इन चेहरों के गुनाह की गवाही के साथ। पड़ताल के लिए हमारी टीम पूर्वी दिल्ली के मैक्स पटपड़गंज के बाहर पहुंची। खुफिया कैमरा ऑन था और कैमरे में जो कैद हुआ वो होश उड़ाने वाला है। हमें आईसीयू वेंटिलेटर एम्बुलेंस मिली जिसका नंबर है UP23T 3251। इस एम्बुलेंस को बुक करने का जिम्मा विनोद संभालता है। हमारी टीम ने विनोद से एम्बुलेंस का किराया समझने के लिए बातचीत शुरू की। बहुत गौर से एक एक शब्द को सुनिए। ओके हाँ सर बोलिए। मैदान पे जाना पेशेंट का आपका विनोद ने पहले मरीज की डिटेल पूछी, यानी मरीज को कहां से कहां तक ले जाना है। इसके बाद शर्मनाक शर्त के साथ बेशर्मी से कोरोना मरीज को घर से हॉस्पिटल पहुंचाने के बदले मोटी रकम बता दी। विनोद की सौदेबाजी का अंदाज आज आपको बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस के बदले
खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। कॉन्सेंट्रेटर पे लगाना था। देखिए सर, अगर आपको मरीज ठीक है तो आप छोटी गाड़ी कर लीजिए। इस गाड़ी का बहुत किराया क्योंकि ये तो फुल्ली इक्विपमेंट है। 50,000 रुपये लगेंगे इसके। बिल आपको मिलेगा, उसमें पैसा हम एडवांस में लेंगे, जमा करा करके जब चलेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बेड तो पक्का आपका बुक है ना? हाँ यार, तभी तो आएंगे हम लेके थोड़ी। हमारे पास में इतनी ऑक्सीजन है कि वहाँ तक तो पहुँचा दूंगा मैं। वापसी जो वो नहीं है। 50,000 किराए की डिमांड विनोद ने हमारे सामने रखी और ये भी साफ कर दिया कि कोई बिल या रसीद नहीं। आपको बता दें कि मेदांता सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 39 में है और पटपड़गंज से महज 44 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 1 किलोमीटर की कीमत 1,000 रुपए से भी ज्यादा। कैमरे में कैद बातचीत ने विनोद को बेनकाब कर दिया। दिल्ली में सिर्फ एक हॉस्पिटल के बाहर ऐसा नहीं हो रहा। आप इस चेहरे को देखिए, नाम है गौरव। मरीजों को ले जाने के लिए कालाबाजारी कर रहे गौरव से हमारी मुलाकात गुरु तेग बहादुर अस्पताल के पास हुई। गौरव यूं तो दिल्ली सरकार के साथ अनुबंधित एम्बुलेंस नंबर UP 77 AN 2645 चलाता है, लेकिन इसी की आड़ में वो मरीजों को अपने भाई की प्राइवेट एम्बुलेंस दिलाने का भी काम करता है। बेड वहाँ रेडी है। हाँ, सारी चीज ओके। मेदांता ये गुड़गांव वाला। किसी भी पेशेंट को ले जाने की पहली शर्त होती है कि मरीज का बेड ले जाने वाले अस्पताल में पक्का है ना। अगर हाँ, तभी आपको एम्बुलेंस मिलेगी, वरना मरीज को कोई एम्बुलेंस नहीं है। कितने लीटर पे चल रहा है भैया? ये फ्री वाली है ऑक्सीजन। कॉन्सेंट्रेटर पे है 5 लीटर पे। 5 पे चल रहा है भाई। 25 लगी है। 25,000। मरीज का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होना चाहिए, तभी 25,000 में छोटी इको एम्बुलेंस मिलेगी। इको चल जाएगी। ये चाहिए यार, बड़ी वाली चाहिए। और अगर ICU वेंटिलेटर एम्बुलेंस चाहिए तो आपको 40,000 रुपए दिल्ली के दिलशाद गार्डन से गुड़गांव के देने होंगे। इको चली जाएगी आपको। इको का लग जाएगा आपको 20। इको का 20,000। हाँ, ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन और ये बड़ी वाली नहीं हो सकती क्या? बड़ी वाली भी मिल जाएगी। बड़ी का रेट ज्यादा जाएगा। कोई बात नहीं, जिसमें ICU वाला जो होता है। वेंटिलेटर मिल जाएगी। कितना है उसका? उसका 40। चलो उसका वही बोलो। मैं आपको अभी फोन पे ना बता देता। अभी बता देना। आप इको चाहिए, इको या ये चाहिए? गौरव ने भी अपना मुंह खोल दिया, यानी महामारी में मरीज को लूटने का पूरा हिसाब समझा दिया। सोचिए, घर में बीमार पड़ा मरीज हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस के सहारे है और इसी का फायदा उठा रहे हैं एम्बुलेंस सर्विसेज से जुड़े लोग। दिल्ली में आपको घिनौनी सौदेबाजी दिखी, अब आपको नोएडा में ऑपरेशन एम्बुलेंस में फंसे इस चेहरे का सच दिखाते हैं। गुड़गांव मैक्स। ये कहाँ से जाना है? नीलकंठ। तो डॉक्टर के साथ भिजवाऊँ या नर्सिंग स्टाफ के साथ? आप दोनों के पैसे बता दो, अगर हम अफोर्ड कर पाएंगे तो ऐसे भेज देंगे, या फिर डॉक्टर के साथ जाएगी तो 30,000 पड़ेंगे। अच्छा। नर्सिंग स्टाफ के साथ जाएगी तो 22,000 पड़ेंगे। डॉक्टर के साथ जाएगी तो 9,000 का, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। एम्बुलेंस नहीं है दिल्ली से भी। दिल्ली से लेकर नोएडा तक एम्बुलेंस सर्विस वाले अपनी मर्जी का किराया वसूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुश्किल की घड़ी में मरीज के घर वाले पैसा देने के लिए मजबूर हैं। आज ऐसे चेहरों को हमने बेनकाब किया है ताकि इनके खिलाफ सरकार बड़ा और कड़ा एक्शन ले। नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक।
कोरोना के समय में मरीजों को जितनी जरूरत दवाओं की है, इमरजेंसी के दौरान उतनी ही जरूरत एम्बुलेंस की भी है। एम्बुलेंस सेवाएं मरीजों को उचित कीमत में उपलब्ध हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश जारी किया था। लेकिन आज तक की स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा हो रहा है कि एम्बुलेंस सेवा देने के नाम पर अंधेरगर्दी करने वालों को इसका कोई खौफ नहीं। एक तरफ कोरोना का प्रचंड प्रहार है तो दूसरी तरफ सिस्टम के आगे मरीज बेबस हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा एम्बुलेंस सेवा के बदले खुलेआम लूट हो रही है। 50,000 रुपए लगेंगे इसके। 50,000 रुपए तक मरीजों से मांगे जा रहे हैं। ये तब है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऑर्डर दे चुकी है कि एम्बुलेंस सेवा के बदले किराया फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। बड़ी बात नंबर 1, राज्य सरकारें एम्बुलेंस का किराया फिक्स करें। बड़ी बात नंबर 2, एम्बुलेंस सेवा की रेट लिस्ट को मॉनिटर करें राज्य। बड़ी बात नंबर 3, राज्य देखें मरीजों से ज्यादा रकम न वसूली जाए। बड़ी बात नंबर 4, तय रेट पर ही मरीजों को एम्बुलेंस सेवा मिले। बड़ी बात नंबर 5, ज्यादा किराया वसूलने वालों पर एक्शन। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार में आज के लिए इतना ही। लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों को जानने के लिए आप लॉग